जी थैंक यू शाजिया। पहले तो आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव इंट्रो दिया है और सारी चीज़ें कवर की हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो मंसूबे हैं हाइड्रो पावर जिसमें स्टोरेज भी हो और हाइड्रो पावर जनरेशन भी हो, ये बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा इसका फीचर ये होता है कि ये बड़े कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। तो इन दो फीचर्स की वजह से इनकी पॉलिटिकल जो ओनरशिप है वो स्लाइटली कम होती है। अब ये जो प्रोजेक्ट है जैसे आपने बताया कि 80s में शुरू हुआ था, इन दो फीचर्स के अलावा 3-4 बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो वेरी करते हैं हर मुल्क में हाइड्रो पावर के डेवलपमेंट को। क्या है, फंडिंग अरेंजमेंट्स कैसे हैं आपके पास, आपकी टेक्निकल इंजीनियरिंग कैपेसिटी क्या है मुल्क की, आपके पास लैंड एक्विजिशन मैकेनिज्म्स क्या हैं, आपके गवर्नेंस मैकेनिज्म्स क्या हैं, आपके पास रीसेटलमेंट कैपेसिटीज़ क्या हैं, आपके मुल्क में कितनी रेजिलियंस है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर जो होती है कमज़ोर मुल्कों के ख़िलाफ़, कि आप उसको सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं, फिर लॉबीज़ किस तरह ऑपरेट करती हैं। तो ये सारे जो 6-7 मेजर इशूज़ हैं, ये वन वे द अदर दे हैव बीन इम्पैक्टिंग द आउटकम ऑफ द डैम। अब ये सारे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे कर लिए हैं, इनको ओवरकम कर लिया हमने, और इसमें हमने काम शुरू कर दिया है। बहुत मुश्किलात थी, नाइट मेरिश एक्सपीरियंस था, बट अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की सपोर्ट रही, पाकिस्तान के लोगों की सपोर्ट रही, मीडिया की सपोर्ट रही, और मेरी जो अपनी टीम है दे डिड अ वंडरफुल जॉब। अब कमिंग टू द डैम का ये देखिए कि डैम को बनाने के लिए मैं आपको आसान अल्फाज में ये बताऊँ, डैम को बनाने के लिए जिस जगह आपने डैम बनाना है, सबसे पहले तो आपने दरिया का रुख मोड़ना है। बिल्कुल, क्योंकि जब दरिया का रुख मोड़ेंगे, उस पानी को किसी और डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो फिर आपको वो जगह अवेलेबल होगी जहाँ पे आपने मेन डैम क्रस्ट स्ट्रक्चर को बनाना है। तो जो डाइवर्जन वर्क्स हैं ये सबसे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इस डैम में हमने जो 2 डाइवर्जन टनल्स बनानी है और 1 डाइवर्जन कनाल बनानी है। ये तकरीबन 3 इयर्स में मुकम्मल होगी वो। लेकिन इंजीनियरिंग में देखें 2 बातें होती हैं, कुछ वर्क्स का कंकरेंट होते हैं, कुछ इसमें सीक्वेंसिंग होती है। तो इसमें से फिर डिपेंड करता है कि कौन सा जो एक पर्टिकुलर माइलस्टोन है वो क्रिटिकल पाथ में जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें हालांकि हम डैम स्ट्रक्चर तो 3 साल के बाद शुरू करेंगे, लेकिन इसमें जो एक्सकेवेशन के वर्क्स हैं डैम स्ट्रक्चर पे, वो हम कंकरेंटली शुरू भी कर देंगे। दूसरा काम जो इम्पोर्टेंट है, जब डाइवर्जन टनल बन जाती है तो उसके अलावा हमने 2 छोटे छोटे डैम्स बनाने होते हैं जिनको कॉफर डैम्स कहते हैं, कि डाइवर्जन के बावजूद अगर वाटर सीपेज हो उस इलाके में तो उसमें डाइक्स बनाई जाती हैं, उसमें वॉल्स बनाई जाती हैं, अंडरकट्स वॉल बनाई जाती हैं, और फिर उसमें पिट्स हैं, वहाँ से पानी को पंप आउट किया जाता है। एक अपर कॉफर डैम होता है, एक नीचर कॉफर डैम होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि पावर हाउसेस, ये बड़ा यूनिक है। इसके जो 2 पावर हाउसेस हैं, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है, और दोनों में जो जैसे आप बता रही थे इंट्रो में कि 6 यूनिट्स हैं 375 मेगावाट की। लेकिन समझने की बात शाजिया ये है कि ये जो जगह है ये कोस्तान आइलैंडिक आर्क में कहते हैं, किया में होती है ये, और ये 300 से 400 किलोमीटर के स्प्रेड में है इस इलाके में। और जो मुख्तलिफ किस्म की आप देखें रॉक्स होती हैं, सबसे कम टैल्क है जिससे टैल्कम पाउडर बनता है, लाइम स्टोन्स हैं, उसके बाद ये ओरोनाइट फैमिली के हैं, ये गैब्रोनाइट ओरोनाइट फैमिली है, ग्रेनाइट है। तो ये पाकिस्तान को खुदा का एक तोहफा है कि यहाँ जो रॉक स्ट्रक्चर है ये इसकी कंपोजिशन इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हमेशा और ये 300 इलाके के सोर्सेज ये हमेशा बैरियर रहे हैं, पैसों की का होना एक बड़ा मसला रहा है। जून में जब दिया मीर भाषा डैम केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि वापडा को डैम्स की तामीर में कोई रुकावट हो तो हमें इन्फॉर्म किया जाए, पैसों की ज़रूरत हो तो हमसे बोला जाए, हम ये सारी रुकावटें दूर करेंगे, पैसा देंगे। तो क्या वो सारे मसाइल हल हो चुके हैं, और अपने ताई वापडा की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? वापडा ने अपने ज़राए से भी तो पैसे इकट्ठे किए हैं। जी हाँ, पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उनकी जो सपोर्ट है वो हमें बहुत मुफीद थी, काफ़ी मसाइल हल करने में उनकी मदद मिली है। हाँ। देखिए, फंडिंग जो इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल हैं वो बड़े ज़रूरी हैं आजकल डैम या कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। यू कांट अफोर्ड टू हैव अ हॉट कैश एंड गो बाय थिंग्स फ्रॉम मार्केट। अब इसका जो हमारा मॉडल है वो बड़ा हाइब्रिड मॉडल है जिसमें इसकी 4 स्ट्रीम्स हैं। कुछ हमारे पास जो गवर्नमेंट की फंडिंग है वो तकरीबन इसमें है 26% पूरे डैम में है। अच्छा। वापडा के इटसेल्फ जो है, आप यू विल बी ग्लैड टू हियर
कि वापडा इसमें 176 बिलियन रुपीस की अपनी इक्विटी को इंजेक्ट करेगी। अच्छा। उसके अलावा हमारे दोनों कंपोनेंट कमर्शियल फाइनेंसिंग के हैं, फॉरेन कंपोनेंट भी है और लोकल कंपोनेंट भी है। और चौथी चीज़ जो है वो सप्लायर क्रेडिट है कि वंस वी गो टू द पार्ट जनरेशन पार्ट, तो उसमें जो इक्विपमेंट होगा, टर्बाइंस होंगी, किस टर्म कंडीशन पे हम लेके आएंगे। तो इट्स ए वेरी कम्प्रिहेंसिव मॉडल और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी फॉर 8 to 9 years फॉर देयर 26%। रेस्ट ऑफ द मॉडल इज ऑलरेडी वेल स्ट्रक्चर्ड, इज अंडर कंट्रोल। इसके लिए मैं बुनियाद आपको ये बताऊं कि किसी भी इदारे के लिए आसान या मुश्किल क्यों होता है फंड रेज करना। पाकिस्तान में वापडा पाकिस्तान की पहली एक पब्लिक एंटिटी है जिसने अपने आप को एवेल्युएट कराया फॉर इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग। और दुनिया में एवेल्युएटर सिर्फ 3 हैं, इट इज फिच, मूडीज एंड S&P। और वी टुक अ चांस एंड वी हैड एवेल्युएशन, तीनों से अपनी एवेल्युएशन कराई है। और आपके सुन के ये खुशी होगी कि जितने एवेल्युएटर्स हैं उन्होंने हमारी स्टेबल आउटलुक को डिक्लेयर किया है। किस पे डिक्लेयर किया है? हमारे एसेट्स पे, हमारी बैलेंस शीट पे, हमारी डिसीजन मेकिंग पे, हमारी O&M पे और हमारे स्ट्रक्चर्स पे, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह प्रीटी हैप्पी ऑन दिस एंड वी हैव नो प्रॉब्लम। हमारे यहाँ बिजली महंगी की वजह ये है कि हम बाहर से जो है महंगा तेल जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं, फिर बिजली बनाते हैं, फिर ज़ाहिर है महंगी बिजली बनती है, फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ को ज़ाहिर है उस पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है महंगी बिजली का। अब जब इससे हम 4500 मेगावाट बिजली ज़ाहिर है इससे मिलेगी, फिर नेशनल ग्रिड को ये मंसूबा हर साल 18 अरब यूनिट पन बिजली फराहम करेगा, तो ये कितना बड़ा सोर्स है कि हमारा जो शॉर्टफॉल है बिजली का वो भी पूरा हो सकता है और उसके अलावा बिजली भी सस्ती मिल सकती है। कितना बड़ा सोर्स है ये सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया शाज़। ये देखें, समझने की बात है कि जो बिजली हम बना रहे हैं उस वक्त जो हमारा शेयर हाइड्रो पावर का है वो सिर्फ 30% है, जो कि बहुत कम है। हमें इस अपनी परसेंटेज को कम से कम 50-60% लेके जाएंगे तो फिर जो बिजली अवेलेबल होगी तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटेटिव होगी। सही। इससे आप अंदाज़ा ये लगाएं कि 18 बिलियन यूनिट्स तो दामिर बादशाह खुद प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसके होने की वजह से जो इसके डाउन स्ट्रीम डैम्स हैं, जिसमें दासू है, जिसमें तरबेला है, जिना है, चश्मा है, वहाँ से भी 2.5 बिलियन यूनिट्स एडिशनल जो है वो प्रोड्यूस होंगी। तीसरी चीज़ ये है कि इसका जो एनुअल रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट का वो तकरीबन 300 बिलियन रुपीज़ होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो आप इम्पोर्ट करती हैं ऑयल एक्सपेंसिव, वो $2.5 बिलियन का एनुअली इम्पोर्ट करती हैं जो बाहर से मंगाती हैं, उससे आपकी जान छूट जाएगी। बिल्कुल। हमें सस्ती बिजली मिलेगी या नहीं, सवाल कंसर्न तो यही होना चाहिए काम बंदे का। जी देखें ना, हम तो आपको 3 रुपए की बिजली की यूनिट बना के देंगे, अभी तो आप 14-16 रुपए उनको पे करती हैं IPPs को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद डैम, उसकी तामीर की क्या सूरत हाल है? जी मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बावजूद वहाँ पे हमारे जो माइलस्टोन्स हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंगली जा रहे हैं जो हमने कंसीव किए थे। कुछ 10 से 11% स्लो डाउन हुआ है बिकॉज कुछ वहाँ पे कोरोना में कंसल्टेंट्स के इश्यूज हुए, कोई केसेस हुए, तो और फिर SOPs के मुताबिक हमें अपने जो रीडिज़ाइन करना पड़ा अपने माइलस्टोन्स को। तो अभी तक जो हमने मई लास्ट ईयर शुरू किया था, तो वी आर वेल ऑन आवर वे टू आवर प्लान। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन सर, इस डैम की तामीर से कहते हैं 30 देहात और मजमूई तौर पर 2200 घराने जिनकी आबादी तकरीबन 22,000 है ये इफेक्ट हुए हैं डायरेक्टली, और 500 एकड़ ज़रई ज़मीन और शराय कराकुरम का 100 किलोमीटर इलाका जो है ना ज़ाहिर इससे ज़ेरे आब आएगा। इसके अल्टरनेट प्लान्स आप लोगों ने बना लिए हैं? जो वहाँ की आबादियाँ हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट हुई हैं उनको आप लोगों ने क्या अल्टरनेट जगह दी है रहने के लिए, या उनको कैश में दे दिया है और वो अपना जो है ना रिहेबिलिटेट हो सकेंगे कहीं और जाकर? जी इसके 2 हिस्से हैं। जो रीसेटलमेंट का है, जो हमारे यहाँ से 31,000 लोग जहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं उनके लिए एक तो हमने बड़ा एक हाई एंड रीसेटलमेंट विलेज बनाया है चलास में। अच्छा। और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें दूसरा कंपोनेंट वो लोग थे जो अपनी मर्जी की जगह पे घर बनाना चाहते हैं, तो उनको हमने फाइनेंशियली कंपनसेट किया है। समझने की बात यह है जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो अपनी इलाकों में रहना चाहते हैं, अपनी बरादरी में शादियाँ करते हैं, उनको पेस्चरिंग फील्ड चाहिए होती हैं, तो रीसेटलमेंट के लिए हमने लोगों की मंशा के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दैट प्लान हैज़ बीन पुट इनटू इफेक्ट।
सही, जबरदस्त। आने वाले वफाकी वजीर अली जैदी ने एक नया मुतालबा कर दिया है और ये ट्वीट किया है कि बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो की मुबैना वसीयत कौम को दिखाएं। अली जैदी ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि हाथ से तहरीर की गई गैर तस्दीक शुदा वसीयत को बीबी की वसीयत के तौर पर पेश करके अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी पर कब्जे के लिए भी यही जाली कागज़ का टुकड़ा इस्तेमाल किया गया। आखिर हुकूमत और सिंध हुकूमत में, वफाक में, सिंध में ये चपकलिश दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत आखिर क्यों परवान चढ़ती जा रही है? बजाय कि इसके आप मिलकर एक पेज पर इकट्ठा होकर आवाम के मसाइल के लिए बात करें, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर रहनुमा है सेनेटर शहरी रहमान साहबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं NFC अवार्ड पर आपसे बात करना चाहूँगी। NFC अवार्ड क्यों हुकूमत जो है वफाक की तरफ से सूबों का हिस्सा ये कम करना चाहती है, नंबर 1। दूसरा, अगर आइन के आर्टिकल 160A3 के तहत बात करें तो उसके तहत तो सूबों का हिस्सा पिछले अवार्ड से कम नहीं होना चाहिए। 18वीं तरमीम पर आपको भी पता है वज़ीर आज़म और वज़रा गाहे बगाहे बात करते रहते हैं, इस पर नजरसानी की बात करते रहते हैं। फिर 18वीं तरमीम के बाद जब सूबे बाइख्तियार हैं तो वफाक क्यों सूबों का हिस्सा कम करना चाहते हैं? क्या वजह सिर्फ ये NFC अवार्ड है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात आपने खुद ही एक तरह से आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। मसला ये है कि ये वफाकी हुकूमत कुछ सुनना नहीं चाहती। ये अपनी बौखलाहट का इस वक्त शिकार इसलिए है कि ये समझ रहे थे कि कंटेनर की गालम गलोच की सियासत जो है, नारेबाजी ठीक है, गालम गलोच तो नहीं, लेकिन आप अपनी सियासी जलसाबाजी ज़रूर करें, उसका हर चीज़ का एक वक्त होता है। लेकिन ये इन्होंने ट्रांजिशन नहीं किया, ये गवर्नेंस और कंटेनर सियासत में फ़र्क नहीं समझ पाए हैं। और नतीजा इसका ये है कि इस वक्त जो मुल्क में वफाक के